अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के साथ मैं हूं हिलाल नजमी और आप देख रहे हैं नाउ न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, जैसे कि पिछले प्रोग्राम में हमने बात की थी डॉक्टर साहब से स्किन ट्रीटमेंट के हवाले से, और आज का भी हमारा टॉपिक कुछ इसी तरह से है। सबसे पहले तो मैं खुशामदीद कहूँगा डॉक्टर आदिल आसिफ जैदी साहब को कि प्रोग्राम में हमारे साथ मुआवनत कर रहे हैं और हमारे साथ ये एक सीरीज़ लेके चल रहे हैं। तो सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और थैंक यू सो मच, आपने मुझे एक प्रोग्राम में दोबारा बुलाया। नहीं, इंशाल्लाह हम ये प्रोग्राम अपना जारी रखेंगे और करते रहेंगे। और इसमें यह है कि आज जो हम जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि गोरे रंग का ज़माना कभी होगा ना पुराना। आजकल लोग बहुत कॉन्शियस हैं अपनी रंगत के हवाले से। कोई अपने सांवले रंगत की वजह से चाहता है कि भाई गोरा हो जाऊं, किसी भी तरह से धूप से बच रहा है, क्रीमें लगा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, बड़े ट्रीटमेंट्स भी चल रहे हैं। इन्हीं ट्रीटमेंट्स में एक आजकल एक ये चल रहा है वाइटनिंग इंजेक्शन के हवाले से। तो डॉक्टर साहब ये थोड़ा सा बताएंगे कि वाइटनिंग इंजेक्शन है क्या और इसका इस्तेमाल किस तरह से होना चाहिए, किस तरह करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो वाइटनिंग इंजेक्शंस हैं ये मुख्तलिफ ब्रांड्स में अवेलेबल हैं, मगर इनकी जो बेसिक्स है ना, अगर आप कंटेंट्स में जाएँ, इंग्रेडिएंट्स को देखें तो आपको नज़र आएगा कि इसके अंदर जो एक कॉमन इंग्रेडिएंट है वो ग्लूटाथायोन है। अब ग्लूटाथायोन ये FDA ने अप्रूव किया हुआ है एज ए सप्लीमेंट। तो दिस इज़ नॉट मार्केटेड, दिस इज़ नॉट अप्रूव्ड एज अ वाइटनिंग इंजेक्शन बेसिकली, बट ये कि ये सप्लीमेंट के तौर से जो है वो FDA ने अप्रूव किया हुआ है। FDA बेसिकली फूड एंड ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है जो कि अमेरिका में काम करती है। इस तरह से हर रीजन की अपनी एक अथॉरिटी होती है, मगर इन जनरली FDA को एज अ मुस्तनद माना जाता है। और इसी का जो इफ़ेक्ट है जो हमें नज़र आता है वो वाइटनिंग में भी नज़र आता है। ऑल्दो ग्लूटाथायोन स्टार्ट हुई थी एंटी कैंसर मतलब ट्रीटमेंट के तौर से, और अब उन्हीं मरीज़ों में देखा गया कि जिन लोगों को ग्लूटाथायोन लग रहा था, तो ये एंटीऑक्सीडेंट है बेसिकली, और ये कैंसर के सेल्स को ख़त्म करने में मदद देता है। और उन्हीं लोगों को जिनको ग्लूटाथायोन लगे जा रहा था ड्रिप की सूरत में मुख्तलिफ और तरीके से, तो उनमें देखा गया कि उनकी रंगत जो है वो कदरे फेयर होना शुरू हो गई और उनका टोन चेंज होना शुरू हो गया। इसी चीज़ को जब इन्होंने और स्पेसिफिकली स्टडी किया तो पता लगा कि जी ये ग्लूटाथायोन है कि जो कि स्किन को मज़ीद जो उसके कलर टोन्स हैं वो उसको चेंज कर रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता आपकी पूरी बॉडी का कलर जो है वो चेंज हो जाता है। और इसमें टाइम लगता है, मतलब समझ लें कि जब आप एक दफ़ा ग्लूटाथायोन लगवाना शुरू करते हैं तो तकरीबन महीने से 1.5 महीने 2 महीने आपको इंजेक्शन लगते हैं। अगर आपको शुरू की जो पल्स डोज है वो दी गई, या फिर अगर आपको एक मंथली ट्रीटमेंट पर डाला जाता है तो आपको हर 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद 1 या 2 डोजेज़ आपको लगाई जा सकती हैं। इन डोजेस में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोगों ने ये लगाने भी शुरू किया और किसी को इफेक्ट हुआ, किसी को नहीं हुआ, कंट्रोवर्सी में पड़ गई ये वाली बात। तो जो डोजिंग है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर मरीज़ को नहीं लगाए जा सकते, और इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपका फ़िट होना, आपका हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। आपका लिवर बिल्कुल ओके होना चाहिए, आपका वज़न इंक्रीजिंग ट्रेंड पे नहीं होना चाहिए और स्टेबल होना चाहिए, आपको कोई और बीमारी नहीं होनी चाहिए, आप प्रेग्नेंट नहीं होने चाहिए, या फिर किसी भी तरह से आपका बहुत ज़्यादा जो है वो धूप में चलना फिरना नहीं होना चाहिए। तो ये जब चीज़ें अगर आप इन चीज़ों में से मरीज़ों को फ़िल्टर आउट कर देते हैं, तो जो बच्चे लोग इनमें अगर आप ग्लूटाथायोन के ट्रीटमेंट दें जो कि IV दें, ओरल इतना काम नहीं करता, और जो टॉपिकल जो सोप्स वगैरह में जो ग्लूटाथायोन भर के आजकल हर चीज़ में ग्लूटाथायोन डाल रहे हैं, शेविंग क्रीम से लेकर सोप तक में जो है ग्लूटाथायोन डाला हुआ है, उससे कुछ भी नहीं होता। क्योंकि ये चीज़ सिर्फ लोगों के एक माइंडसेट से खेलने वाली बात है कि बस एक मेंटल गेम है जो हो रहा है कि जब किसी को भी पता लगा कि भाई ग्लूटाथायोन से रंग गोरा होता है तो उन्होंने हर उपटन क्रीम में भी डाल दिया, मुख्तलिफ और चीज़ों में भी डालना शुरू कर दिया, जबकि इतना काम नहीं करता है। सिर्फ इसका जो मेन इफ़ेक्ट है वो IV है, और उसके बाद जो थोड़ा बहुत काम करता है वो ओरल काम करता है। मगर ज़रूरी ये होता है कि इसको कुछ चीज़ों के साथ आप जब ऐड करते हैं तो इसकी जो पोटेंशिएशन यानी कि जो इसके इफ़ेक्ट्स हैं वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो खाली ग्लूटाथायोन इतना अच्छा काम नहीं करेगा बनिस्बत इसके कि अगर आप इसको एस्कॉर्बिक एसिड के साथ या फिर थायोसिक एसिड के साथ जो है वो ऐड कर दें। ये मुख्तलिफ़ किस्म के एसिड्स होते हैं जो कि बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में आपको नेचुरल चीज़ों में भी मिल जाते हैं, मगर इनकी एक जो ज़्यादा मकदार आपको इन इंजेक्शंस के साथ प्रोवाइड की जाती है, मुहैया की जाती है, और इनको फिर आप एक कंट्रोल तरीके से लगाएं सिलेक्टेड पेशेंट में, तो इसके बहुत अच्छे इफेक्ट्स आते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि
ये प्रोसीजर क्या होता है? कि मतलब कोई कोर्स है और कितने अरसे में इसका जो है वो रिज़ल्ट आना शुरू होता है? देखिए, जब आप आते हैं हमारे पास तो हम आपसे एक हिस्ट्री लेते हैं, आपके एग्जामिन करते हैं आपको और आपसे पूछते हैं कि आप ये क्यों करवाना चाह रहे हैं। बहुत सारे लोग इसको कुछ ऐसी बीमारियों के लिए करवाना चाह रहे हैं कि जिसमें पिगमेंटेशन तो है, मगर ये कि वो डायरेक्टली ग्लूटाथायोन से सही नहीं होने वाली। मिसाल के तौर पे अगर किसी खातून को या मर्द को मेलाज़मा है तो मेलाज़मा कभी भी ग्लूटाथायोन देने से सही नहीं होगा, या किसी को डबल टोन वेरिएशन है तो डबल टोन वेरिएशन ग्लूटाथायोन से सही नहीं होगी। उसके लिए आपको स्किन रिसरफेसिंग प्रोसीजर्स पे जाना पड़ता है, जो कि हमने पिछले प्रोग्राम में बताया आपको। वो आप देख भी सकते हैं, मैंने उसको बड़ी डिटेल डिस्कशन करके रखी हुई है। मगर जो ग्लूटाथायोन इटसेल्फ है उसका पूरा कोर्स है और वो कोर्स के इंजेक्शन आप पूरे लगवाते हैं। नॉर्मली मेरे पास जब आप आते हैं तो हम आपको 10 मुख्तलिफ सिटिंग्स में बुलाते हैं और लगा देते हैं। ये आपके तकरीबन 1 साल की या 6 महीने की डोजिंग होती है, जो कि हम पूरी कर देते हैं। इसके बाद अगर मज़ीद पेशेंट और गोरा होना चाहता है तो फिर उसके दोबारा से टेस्ट किए जाते हैं, लिवर प्रोफाइल चेक की जाती है, उसका वेट वगैरह सब चीज़ें देखने के बाद एक डोज़ मुतय्यन की जाती है, जो कि अब एक नई डोज़ है। तो कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि हमें हर दफ़ा हर सिटिंग में, क्योंकि वेट फ्लक्चुएट कर रहा होता है और पेशेंट भी चेंज कर रहा होता है, तो हमें हर दफ़ा डोज़ एडजस्ट करनी पड़ रही होती है और डोज़ एडजस्ट करते रहते हैं। आप सही डोज़ लगाएंगे तो इफ़ेक्ट आएंगे, आप अंडर डोजिंग करेंगे इफ़ेक्ट्स नहीं आते। बहुत सारे लोग इसलिए परेशान होते हैं कि जी हमने 7-8 इंजेक्शन लगाए मुख्तलिफ डॉक्टर्स से और उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो उसकी मेन वजह यही होती है कि आपने वो थ्रेशोल्ड ही रीच नहीं किया कि जिसके ऊपर जाके वो काम करेगा, या फिर उस डॉक्टर ने सही डोज कैलकुलेट नहीं की हुई, या फिर आप उस ट्रीटमेंट के लिए मौजू ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा डॉक्टर साहब के इंजेक्शन लगवा लिया, कोर्स कंप्लीट हो गया, तो क्या वो स्किन टोन परमानेंट रहती है या फिर कुछ अरसे के बाद, या कोई एक इसकी कोई मियाद होती है, कोई पीरियड होता है कि उसके बाद वापस, या परमानेंट रहता है? ये जब भी आप स्किन टोन में चेंज आता है ग्लूटाथायोन के बाद तो वो परमानेंट होता है, पहली बात तो ये। और वो परमानेंट कैसे है कि वो परमानेंट तब है कि जब आप अपना ख्याल रखें आगे आने वाले दिनों में। वो कैसे रख सकते हैं? धूप में जाएंगे, सन ब्लॉक लगाएंगे, ठीक है। आप अगर एक सूरज ऐसी चीज़ है जो कि इतना ज़्यादा बड़ा एक समझ लें सोलर एंटिटी है, जो कि खाली आपकी अर्थ को ही नहीं बाकी सारे प्लैनेट्स को भी गर्म कर देता है। तो वो आपको क्या लगता है कि आप धूप में ऐसे ही निकलेंगे बगैर सन ब्लॉक के तो वो आपको छोड़ देगा? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो आपको भी वैसे ही काला करेगा जैसे वो बाकी सब जगह को करता है। तो बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग ऐसी बात करते हैं कि जी हमें तो फिर सारी ज़िंदगी सन ब्लॉक लगाना पड़ेगा। और भाई, तो आपको वैसे भी सन ब्लॉक लगाना चाहिए जब आप सूरज में जाएं, क्योंकि स्किन कैंसर तो वैसे भी हो सकते हैं, ठीक है। इससे ऑल्दो स्किन कैंसर का ताल्लुक नहीं है, मगर ये कि जो ग्लूटाथायोन से इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं वो एक तो परमानेंट होते हैं, और नंबर 2 ये कि अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर आप मज़ीद गोरा होना चाहते हैं तो फिर आप नेक्स्ट ईयर या 6 to 8 मंथ्स बाद करें आप जो दोबारा से ये कोर्स लगवा सकते हैं। अच्छा, ये बताइएगा डॉक्टर साहब, जैसे अभी सूरज की बात हो रही है और धूप की बात हो रही है, हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों को कि उनका चेहरा और उनके हाथ, चूँकि उनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, सूरज से बाहर निकलते हैं, तो उसकी टोन बिल्कुल अलग होती है, जिस्म की रंगत बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। अब जब वो ट्रीटमेंट कराते हैं तो क्या वो जैसे ट्रीटमेंट कराया तो वो स्किन टोन उनमें वही फ़र्क रहता है या वो बिल्कुल बैलेंस हो जाती है? बैलेंसिंग नहीं होती, यही चीज़ समझने की है। और अक्सर लोग बेचारे इसी वो डबल टोन के चक्कर में आके इस ट्रीटमेंट में फंस जाते हैं और फिर जब फ़ायदा नहीं होता तो वो बेचारा ट्रीटमेंट बदनाम हो जाता है। जब आप फ़र्ज़ कर लें कि डबल टोन है, आपके हाथों का कलर कुछ और है, जिस्म का कलर कुछ और है, और इसके ऊपर आपने ग्लूटाथायोन लगवा लिया, तो जो हाथों का कलर है वो लाइट होगा और जो जिस्म का कलर पहले ही लाइट है वो मज़ीद लाइट हो जाएगा। तो जो कंट्रास्ट है वो वहीं का वहीं रहेगा, कंट्रास्ट चेंज नहीं होता। अलबत्ता इसको अगर आपने ठीक करना है तो उसके लिए केमिकल पीलिंग होती है, लेज़र रीसरफेसिंग होती है, माइक्रो नीडलिंग होती है, या और स्किन रीसरफेसिंग प्रोसीजर्स होते हैं जो कि किए जा सकते हैं ताकि उन स्पेसिफिक एरियाज़ के कलर जो कि डार्क हैं लाइट किए जा सकें। जैसे चेहरा है, जैसे नेक है, जैसे हाथ और पाँव हैं, तो इन एरियाज़ को आप टारगेटेड थेरेपी दे के सही कर सकते हैं। इसके लिए ग्लूटाथायोन नहीं होता। ग्लूटाथायोन हाँ उन लोगों के लिए ज़रूर होता है कि जिनकी स्किन अब ये सब ट्रीटमेंट कराने के बाद एक जैसी हो गई है और वो मज़ीद अब चाह रहे हैं कि वो गोरे रंग की तरफ आना चाह रहे हैं, तो फिर उनके लिए ग्लूटाथायोन होता है। अच्छा, एक शायद मैं कहूँगा कि अजीब सा सवाल है, लेकिन ये बताएं कि रुझान इस चीज़ का ज़्यादा ख़वातीन में आ रहा है या मर्दों में आ रहा है, इस ट्रीटमेंट का या वाइटनिंग इंजेक्शन का?
आजकल तो आपको इसका एक और इफेक्ट जो कि अभी मैंने बताया नहीं, वो वैसे तो सभी को पता है कि ग्लूटाथायोन लगाने के बाद स्किन पे ना कि सिर्फ वाइटनिंग की तरफ आप आते हैं बल्कि स्किन ग्लो करना शुरू हो जाती है। एक एंटीऑक्सीडेंट मैकेनिज्म जो है उसका, जो कि उसका अपना एक एंडोजेनस मैकेनिज्म है, उसका खुद का काम है ये एंटीऑक्सीडेंट करना। तो जब आप एंटीऑक्सीडेंट वाला एक चीज़ इंजेक्ट कर रहे हैं तो आपकी स्किन ना कि सिर्फ वाइट होती है, वो बल्कि ग्लो भी करना शुरू हो जाती है। तभी विटामिन सी के जो सीरम्स वगैरह हैं वो इतने ज़्यादा मशहूर और मकबूल इसलिए हैं कि वो भी एक एंटीऑक्सीडेंट है, मगर ग्लूटाथायोन उससे भी ज़्यादा पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है। तो जो इवन रमज़ान के दौरान भी अगर आपने किसी के चेहरे पे शायद नूर बहुत ज़्यादा देखा तो उसकी एक वजह तो ये भी हो सकती है कि उसने बहुत ज़्यादा नमाज रोज़ा और ये सब कुछ रखा, मगर उसकी दूसरी वजह डॉक्टर आदिल का ऑफिस भी हो सकती है कि हो सकता है कि वो ट्रीटमेंट करवा के जा चुकी हूँ और उसके बाद फिर 27वीं की शब पे जो है ना उनका चेहरा ऐसा चमक रहा हो कि जो कि आपको नज़र आ रहा हो। इसी तरह से वो लोग जो कि मेल और फीमेल दोनों ही तकरीबन ये करवा रहे हैं, वो लोग जिनकी पब्लिक डीलिंग ज़्यादा है तो वो ये चीज़ इस ट्रीटमेंट पे ज़्यादा आते हैं। और वो लोग जो कि इंडोर रहते हैं उनको भी टीवी वगैरह पे देख के, सेलिब्रिटीज़ को देख के दिल करता है कि वो भी ऐसे खूबसूरत, और खूबसूरत तो कोई भी है मगर ये कि थोड़े फेयर नज़र आएँ, तो वो ये ट्रीटमेंट्स करा रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये मेसोथेरेपी, अभी जैसे हम बात भी कर रहे थे प्रोग्राम से पहले और ये आपने एक वर्ड यूज़ किया था थेरेपी, मेसोथेरेपी, ये क्या चीज़ है? मेसोथेरेपी बेसिकली इंजेक्टेबल स्किन बूस्टर्स होते हैं। ये हाइलुरोनिक एसिड है, कोलाजन है, जो कि बाकायदा इंजेक्ट किए जाते हैं बहुत बारीक नीडल को लेके। माइक्रो नीडलिंग से थोड़ा सा मुख्तलिफ है ये, और आपके पास एक वैरायटी ऑफ सीरम्स अवेलेबल होते हैं कि जिनको आप स्किन में इंजेक्ट करके ना कि सिर्फ वाइटनेस ला सकें बल्कि उसका टेक्सचर भी इम्प्रूव कर सकें, पोर्स को बंद कर सकें और स्किन को नेचुरल रेडिएंट जो होती है स्किन, चमकदार स्किन जो होती है वो बना सकें। ये बहुत मतलब समझ लें बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर है, और इसको करने से पहले आपकी स्किन को नम कर दिया जाता है पूरा, और नम करने के बाद ये ट्रीटमेंट किया जाता है ताकि मरीज़ के लिए ये बेरेबल हो जाए। और इसके फिर फ़ायदे जैसे आपको बताया ये सारे होते हैं। इससे ये कि लॉन्ग रन में आपके पास जो स्किन है बग़ैर किसी मेकअप के भी आप अपने सारे काम कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, और एक बिल्कुल नेचुरल एक इफ़ेक्ट के साथ जो है वो बहुत अच्छा, जो नेचुरल ब्यूटी वाला जो इफ़ेक्ट है वो आप अचीव कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, केमिकल पीलिंग के बारे में अगर हम जानना चाहें तो वो किस तरह से आप बताना चाहेंगे? केमिकल पीलिंग क्या होती है? ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा अब्यूज़ की जा रही है। उसकी एक मेन वजह ये है कि कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ ने केमिकल पील्स को एट होम पीलिंग वाली प्रोडक्ट्स में ऐड करके मार्केट करके बेचना शुरू कर दिया। और ये चीज़ जब हमारे मासूम आवाम के पास गई और जिनको इतनी अभी नॉलेज नहीं है, उन्होंने उस पीलिंग एजेंट को बग़ैर पूरी डिस्क्रिप्शन पढ़े फेस पे लगा लिया, ओवरनाइट सो गए, अगले दिन सुबह उठे तो वहाँ से खाल पूरी उतर रही है। ये उन लड़कियों के साथ भी हुआ जो कि जिनकी अभी शादी करीब है और उन्होंने लगा लिया कि जी पीलिंग एजेंट, इससे भी ऊपर कंसंट्रेशन की बात है इसमें, ये ऑल द वे बहुत लो कंसंट्रेशन से लेकर बहुत हाई कंसंट्रेशन तक भी होते हैं। इसमें मीडियम डेप्थ, सुपरफिशियल और डीप पीलिंग एजेंट्स तीनों मौजूद होते हैं। डिपेंड करता होता है कि जी आपकी स्किन पे क्या सूट करेगा, वो आपका डॉक्टर बताएगा आपको। अब वो केमिकल एजेंट्स को इस्तेमाल मेरे ख्याल से सिर्फ़ और सिर्फ आप डॉक्टर के ऑफिस में जाके करवाएं तो ज़्यादा बेहतर है, और यही चीज़ रिकमेंडेड भी है कि आप डॉक्टर के पास जाके पीलिंग करवा लें बजाय इसके कि घर पे पील करने की कोशिश करें। जो घर पे पीलिंग एजेंट्स अवेलेबल हैं वो मुख्तलिफ और ब्रांड्स में अवेलेबल हैं, जिसमें मेंडेलिक एसिड है, जिसमें आपके पास जो है इवन सैलिसाइलिक एसिड है, ग्लाइकोलिक एसिड है, जेस्नर पीलिंग सोल्यूशन है। ये सब के सब हॉस्पिटल ग्रेड पीलिंग एजेंट्स होते हैं। इनको आप घर पे करेंगे तो आप अपने आप के साथ जो है बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब मजाक करने वाली बात है, और बहुत ज़्यादा डेंजरस वाली की सिचुएशन भी हमने देखी है जो कि लोग करके आते हैं। और फिर कुछ जगहों पे क्योंकि ये पीलिंग एजेंट है, ये बर्न करता है, ये एसिड्स हैं जो कि काम कर रहे होते हैं स्किन को रिसरफेस करने के लिए। खुदा न खास्ता ये चीज़ लगी रह गई और उसका जो न्यूट्रलाइजिंग एजेंट है वो नहीं लगाया आपने तरीके से टाइम से, तो क्या होगा कि वो खाल वहाँ से जल जाएगी और फिर मज़ीद आप एक और ट्रीटमेंट पे आ जाएंगे। तो एक अभी रिसेंट एक वाक़या हुआ, क्योंकि पाकिस्तान में हर चीज़ रेडीली अवेलेबल हो जाती है, कोई मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं कर रहा है इसकी। तो एक सप्लायर ने एक खातून को
पीलिंग एजेंट पहुंचाया, मगर वो पीलिंग एजेंट था 70%, और उसका जो न्यूट्रलाइजिंग एजेंट पहुंचाया वो न्यूट्रलाइजिंग एजेंट उसने 17% का पहुंचा दिया। अब ये सिर्फ कम्युनिकेशन एरर है, मगर उस खातून को तो यही लगता है ना कि वो 70% न्यूट्रलाइज वो पीलिंग एजेंट पे ये काम कर जाएगा। उसको क्या पता कि 70% के लिए उसने दिया ही 17% वाला है, जो कि काम ही नहीं करेगा। रात में लगाया, अगले दिन तक वो 17% वाला जो न्यूट्रलाइजिंग एजेंट ने लगाती रही, मगर उससे कुछ नहीं हुआ, बल्कि उल्टा जलना शुरू हो गया। अल्टीमेटली फेस की स्किन का बुरा असर नशर हो गया। तो ये सब चीज़ें जो है हम आजकल बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली देख रहे हैं, और यूके में तो बैन हो गया है इस तरह की ओवर द काउंटर चीज़ें सेल करना ना। तो अब अल्लाह करे कि यहाँ पे भी रेगुलेशन आए और इस पे इन्फोर्स हो, और ताकि जो ये चीज़ें सिर्फ डॉक्टर्स के ऑफिस में ही की जा सकें, जो कि सर्टिफाइड हों, डर्माटोलॉजिस्ट हों या प्लास्टिक सर्जन हों। अच्छा, अभी जैसे आप ये बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पे हम देखते हैं मुख्तलिफ़ ब्रांड्स या मुख्तलिफ़ जो ख़वातीन हैं जो बता रही होती हैं कि ये केमिकल यूज़ कर लें, ये क्रीम यूज़ कर लें, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो आपके कहने का मकसद यही कि वो रिलायबल नहीं है? बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है। दूसरा ये कि कोई भी चीज़ जो कि आप यूट्यूब पे देखें उसको ज़रूर वेरीफाई करें, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आजकल आपने जैसे देखा कि रीफेस ऐप्स आए हुए हैं, ठीक है, मुख्तलिफ और फिल्टर्स आए हुए हैं कि वो आप सिर्फ अपने व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में आपको जो है वो आपका नुकसान करा देंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब जिस चीज़ को आप खुद से पर्सनली देख ना लें, उसी चीज़ को जाके अपने डॉक्टर से वेरीफाई ना कर लें। उस चीज़ को इस्तेमाल करने से पहले, कोई भी यूट्यूब हैक करने से पहले, कोई भी इंस्टाग्राम पे चीज़ देखी हुई, टिकटॉक पे चीज़ देखी हुई, इस्तेमाल करने से पहले सोच लें। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और क्लियर करना चाह रहे हैं कि कोई एज इसके अंदर है कि एज रिस्ट्रिक्शन है कि भाई 16 साल से पहले ट्रीटमेंट्स नहीं कराने चाहिए या 14 साल से पहले ट्रीटमेंट्स नहीं कराने चाहिए? स्किन ट्रीटमेंट आया कि वो वाइटनिंग इंजेक्शन हो या कोई भी ट्रीटमेंट हो या डर्मा जो भी हम अगर करवाना चाह रहे हैं फेशियल वगैरह, तो कोई एज लिमिट है इसके अंदर के इस एज के बाद करवाएं तो ज़्यादा बेहतर है, इससे पहले नहीं करवाना चाहिए? कोशिश करें कि अगर आपके पास कोई बहुत छोटा बच्चा आता है, मिसाल के तौर पर कोई स्कूल गोइंग बच्चा या बच्ची आती है जो कि अपने कॉम्प्लेक्शन को लेके परेशान है, तो उसको सिर्फ एक मॉइस्चराइजिंग एजेंट, एक सनब्लॉक दे के उसको बोलेंगे बेटा बस अभी के लिए फ़िलहाल सिर्फ इतना ही, और कोई मल्टीविटामिन देनी है तो आप उसको दे सकते हैं। बट अदर दैन दैट कोई भी स्किन ट्रीटमेंट मेरे ख्याल से, और रिकमेंडेड भी की है कि 13 साल से कम उम्र के बच्चों पे ना किया जाए। वो लोग जो कि बलूगत को आ चुके हैं, प्यूबर्टी हिट कर चुके हैं और प्यूबर्टी के बाद उनको इश्यूज़ हो रहे हैं, उन पे आप ज़रूर करें ट्रीटमेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी ये जो सारी हमारी जो गुफ्तगू हुई है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं ऑर्गेनिकली, या हमें अपनी डाइट में ख़ुद भी कुछ इस तरह का ख्याल रखना चाहिए? वो कौन सी चीज़ें जिन्हें हमें खाना बेहतर है और कौन सी ऐसी चीज़ें जिन्हें नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, ताकि आपकी स्किन भी जो है वो उन चीज़ों से आपकी स्किन को फ़ायदा हो? देखिए, अल्लाह ताला ने जितनी भी चीज़ें क्रिएट की हैं उसमें हर एक चीज़ का नफ़ा नुकसान है। किसी भी चीज़ की ज़्यादती उसके नुकसान की तरफ ले आती है, मगर उसी चीज़ को आप तरीके से इस्तेमाल करें तो उससे फ़ायदा होता है। इसी तरह से कुरान के अंदर भी कई जगह पे आपको अंजीर का जिक्र मिलेगा, आपको खजूर का जिक्र मिलेगा, आपको ऑलिव्स का जिक्र मिलेगा, आपको अनार का जिक्र मिलेगा। ये वो चीज़ें हैं जो कि कुरान में जन्नत के फल करार दिए गए। इस तरह से आपको ग्रेप्स मिलेंगे, ठीक है। और अगर आप वैसे हमारी मेडिकल नॉलेज की साइड पे जाएं तो आपको मिलेंगी कि जी जो ग्रेप फ्रूट है, ग्रेप फ्रूट में सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इट्स नॉट जस्ट गुड फॉर लूजिंग वेट, मगर ये कि जो है आप इससे प्रॉपर तरीके से ग्रेप फ्रूट का जूस पिएँ, भले चीनी डाल के पी लें, कोई मसला नहीं, मगर ये कि क्योंकि उसका टेस्ट थोड़ा होता है, मगर उससे फ़ायदा ही होता है कि जो एंटीऑक्सीडेंट्स अब आपको दवाइयों से मिलने हैं वो आपको ग्रेप फ्रूट से मिलने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से पाकिस्तान में तो ये फल नहीं होता, मगर जो एवोकाडो है ये आपको बाहर ममालिक में बहुत आराम से मिल जाता है। इस तरह से कीवी आपको मिल जाती है, और ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको अगर आप अपने डाइट में ऐड कर लें या फिर स्किन पे आप एज आ समझ लें स्क्रब बना के भी लगा लें तो इससे बहुत फ़ायदा होता है। इसी तरह से जो चीज़ें अवेलेबल हैं रेडली, जैसे आपको बताया कि अनार अवेलेबल है, सेब एक से एक अवेलेबल है हमारे पास, तो ये सब चीज़ें वो होती हैं जो कि अगर आप अपनी डाइट में, फ्रूट्स हैं बेसिकली, इसमें नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इनमें नेचुरल विटामिन्स होते हैं। और ये वो लोग जो कि आपने देखा होगा कि हमारे नॉर्दर्न एरिया में जो हमारे पठान हैं, जो हमारे एबटाबाद की साइड पे, सवात की साइड पे, मंगोरा की साइड पे जो लोग हैं वो यही चीज़ खाते हैं, वो नेचुरल चीज़ें खाते हैं,
और उससे वो इतना रेगुलर खाते हैं फ्रूट्स वगैरह कि वो उनकी स्किन पे नज़र आता है। और जैसे मैंने एक पहले प्रोग्राम में भी बात की थी कि यू आर व्हाट यू ईट। आप अगर पाए नहारी खाते रहेंगे तो पाए नहारी आप पे नज़र आएंगे। आप अगर फ्रूट्स वगैरह और डिटॉक्स वाटर्स पीते रहेंगे तो वो भी नज़र आएगा। एक चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप इन चीज़ों पे रहते हैं, फ्रूट्स पे रहते हैं, तो ये कोई बीमारी नहीं कॉज करते। सबसे अच्छी बात ये है कि अगर कोई बंदा इन पे रहता है तो उसकी वेस्ट भी कम रहती है, उसका वेट भी नहीं बढ़ता और वो देखने में भी यंग नज़र आता है। तो जो क्योंकि खूबसूरत देखने का शौक़ तो तकरीबन हर ही को है, तो बेहतर होता है कि जी आप इन चीज़ों पे आ जाएं ताकि अपना जो खुराक है वो भी जाती रहे, विटामिन भी जाते रहें और आपको कोई महंगे ट्रीटमेंट्स पे आने की ज़रूरत अगर पड़ती भी है तो वो लेट पड़े। आपको शायद इन सब चीज़ों से खा के जो फ्रूट्स वगैरह इस्तेमाल करके आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बड़ी बेहतरीन बात की कि पाए निहारी बेशक जायके में बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो पाए निहारी जो है ना वो फिर चेहरे पे भी नज़र आने लगती है। तो जो चीज़ें अभी डॉक्टर साहब ने बताई कि ऑर्गेनिकली जो कुदरती चीज़ें हैं, ख़ास तौर पे जैसे इन्होंने जिक्र किया कि जो पहाड़ी इलाकों में लोग रह रहे होते हैं या वो लोग जो नेचर के बहुत करीब हैं, फलों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें। और बेशक ट्रीटमेंट्स अपनी जगह हर कोई चाहता है कि वो खूबसूरत भी नज़र आए, और लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये भी है कि ख़ुद अपनी डाइट का ख्याल भी रखें, उन चीज़ों को अवॉइड करें। ठीक है, वो सारी चीज़ें अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन ख़ुद भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आप अपने फ़ीडबैक से हमें आगाह करते रहें, किस तरह हमें इनबॉक्स करें, हमें कमेंट्स में अपने सवालात लिखें या फ़ीडबैक दें। और डॉक्टर साहब से अगर रब्ता करना है तो भी इसी तरह से होगा, और हम अपनी डिस्क्रिप्शन में भी जो है वो डॉक्टर साहब के पेज का और उनके कॉन्टैक्ट्स का हम मेंशन कर रहे हैं। तो हमारे साथ रहें, राब्ते में, देखते रहें प्रोग्राम मेरा जिससे मेरी मर्ज़ी। हिलाल नजमी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।